दोस्तों, ये कहानियां आपको सफल बना सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास एक बहुत बड़ा, सुंदर और विशालकाय महल था। उस विशालकाय महल में एक सुंदर सा बगीचा था और सुंदर बगीचे में अंगूर का एक पेड़ था। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए एक माली भी बगीचे में रहता था। माली इस बात से बहुत परेशान था कि अंगूर के पेड़ पर रोजाना एक चिड़िया आती थी और अंगूरों पर इस तरह से आक्रमण करती थी कि जो मीठे मीठे अंगूर थे उसे तो वह खा लेती थी, लेकिन जो आधे पके और खट्टे अंगूर थे उसे वह जमीन पर गिरा देती थी। माली को यह चिंता होने लगी कि अंगूर के पेड़ को यह चिड़िया एक दिन तबाह और बर्बाद कर देगी। उसने अंगूरों को उस चिड़िया से बचाने के लिए बहुत प्रयास की, लेकिन कोई उपाय न सूझा। माली आखिरकार राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई। राजा ने कहा, माली साहब, आप टेंशन न लें, आपका काम मैं खुद करूंगा। राजा साहब बगीचे में पहुंचे और अंगूर के पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही चिड़िया आई, राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा। राजा बहुत गुस्से में थे, बोले, पहली बात बता। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन न करें। राजा ने कहा, बहुत हो गया, चल तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीती बातों पर पश्चाताप ना करें। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता। खेल खत्म करता हूं, बहुत देर से परेशान कर रहा है। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आप मुझे जिस तरीके से पकड़े हुए हैं, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर आप थोड़ा सा छोड़ देंगे तो शायद मैं चौथी बात बता पाऊं। राजा ने हल्की सी डील दी और चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। अब राजा पश्चाताप करने लगे, उदास हो गए। राजा की शक्ल देखकर चिड़िया ने कहा, राजा साहब, अभी मैंने आपको 4 ज्ञान की बातें बताई थी। अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना। आपने हाथ में आए शत्रु को छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, असंभव बात पर यकीन ना करें। आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप ना करें। आप उदास हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में हीरे है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं, उसको लेकर आप उदास हैं। एक समय की बात है, राजू नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। लेकिन वह जब भी अपने होम टाउन आता था तो वह अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। दोस्तों की रियूनियन होती थी और रियूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वह था शहर का फेमस लस्सी वाला। गर्मियों की छुट्टी में राजू अपने घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को फोन कॉल किया और लस्सी वाले के दुकान पर आने के लिए बोला। राजू और उसके दोस्त लस्सी वाले के दुकान पर पहुंच गए। लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर कनात लगी हुई थी। सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में लाठी थी, आंखें ढसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी मां ने बस इतनी सी बोली, बेटा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। राजू के सामने उसने हाथ फैला दी। राजू से रहा नहीं गया। वैसे राजू भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ। अपने आप उसका हाथ वैलेट की तरफ चला गया और सिक्के ढूंढने लगा। अचानक राजू के पास दूसरा आइडिया आया। उसने अपना वैलेट अपने जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, दादी जी, क्या आप लस्सी पिएंगे? जैसे ही उसने दादी जी कहा, उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। राजू के दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5-7 रुपए देकर बात खत्म हो जाएगी, 30 रुपए की लस्सी पिला रहा है। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि शायद राजू गरीब हो जाएगा, वह बूढ़ी अम्मा ठग कर करके चली जाएगी। राजू ने फिर से पूछा कि दादी जी, क्या आप लस्सी पिएंगी? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ भर दी और उनकी हाँ को देखकर राजू को लगा कि यह बहुत दिनों से भूखी है।
उसने ने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और लाना। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, फिर से वापस लड़के के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और पैसे निकाली और बोली, ये 5-7 रुपया मेरे पास हैं, जो आप पेमेंट करोगे उसमें यह पैसा मिला लेना। लड़के के चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैसे देने की बात कर दी। लड़के ने कहा, माताजी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला लड़का आकर सबको गिलास दे दी, उनको भी गिलास दे दिया। अब वह अम्मा दूर जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वह कुर्सी लड़के को काटने लगी कि मैं यहां बैठा हूं, वह नीचे बैठी हुई है। लड़के को मन ही मन ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने पास बगल के कुर्सी पर बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहां बिठा रहा है। अचानक राजू को दूसरा ख्याल आया। वह अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वह लस्सी वाला ने दूर से आवाज लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूं। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया, दादी जी और उस लड़के को बिठाया। उसके बाद में वह लस्सी वाला बोला, सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरे दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहां आकर के और यह सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दार्शनिक और शिष्य दोनों को बहुत प्यास लगी थी। तभी उनको खेत के बीचों बीच बना हुआ एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। दोनों उस घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक ने उस आदमी से बोला, श्रीमान क्या हमें पानी मिल सकता है? बहुत तेज प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहां फलों के कोई पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारे परिवार गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को तैयार हुए। तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दार्शनिक और शिष्य दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहां से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों उठे और भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सफल व्यवसाय बन गया, तब उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और वह वापस लौटने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था, शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। इसके जवाब में वह आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहां आए थे। कैसे भूल सकता हूं उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें।
लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के सैकड़ों गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए कभी कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। फ्रेंड्स, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने से हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारी लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरी दुनिया है। जाइए उसे पाकर दिखाइए। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बड़े तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर दे इस काम में लगा गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहां हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से कुछ अच्छा ज्ञान सीखने को मिला है तो वीडियो को ज्यादातर दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ इसी तरह का रोचक वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।